पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने गुलिस्तान न्यूज की कन्क्लेव में दो अहम बातें कही। पहली बात उन्होंने ये कही कि मैं पीएसए को लेकर रोना रो में ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि जो कानून मैंने लाया मैंने भी लगाया। और दूसरी सबसे अहम बात उन्होंने आर्टिकल 370 को लेकर कही। उन्होंने कहा दफा 370 ना तो हमें यह सरकार देगी जो इस समय केंद्र में जिनका शासन है, और ना कोई और सरकार देगी, अगर मान के चलें 2024 के बाद कोई दूसरी सरकार आएगी, जिसकी संभावनाएं कम है, यह भी उन्होंने कहा। उन्होंने कहा अगर कोई दूसरी सरकार भी आती है तो उसके लिए भी संभव नहीं है कि वो हमें आर्टिकल 370 वापस दे, यानी स्पेशल स्टेटस, जो खुसूसी दर्जा जम्मू कश्मीर का था, वो खुसूसी दर्जा, वो स्पेशल स्टेटस, वो आर्टिकल 370 हमको पार्लियामेंट से नहीं मिलेगा। ये बात नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कही। अब सवाल यह है कि अगर दफा 370 पार्लियामेंट से वापस नहीं मिलना और केवल मात्र सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई है, और सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीद लगा के बैठा है नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी तमाम गुपकार अलायंस के मेंबरान, तो इसका मतलब यह है कि फिर लड़ाई अगर केवल मात्र सुप्रीम कोर्ट में है तो आम जनमानस ये सवाल पूछता है कि गुपकार अलायंस फिर किस लिए है। तो गुपकार अलायंस किस लिए है, ये सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि पिछले दिनों नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने एक बैठक ली थी। कश्मीर प्रोविंस की प्रोविंशियल कमेटी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, यानी जो इकाई कश्मीर संभाग की इकाई है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उसकी मीटिंग ली। इकाई ने कहा कि हम 90 की 90 सीटों पर चुनाव खुद लड़ेंगे, हम किसी भी दल का समर्थन नहीं करेंगे, ना किसी दल से समर्थन लेंगे, बिना समर्थन लिए हम चुनाव लड़ेंगे, यानी गुपकार से अलग होकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अब अगर चुनाव भी अलग लड़ने हैं, और यह भी आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से ही 370 को लेकर कोई फैसला होगा और सुप्रीम कोर्ट से ही 370 जम्मू कश्मीर में रिस्टोर हो सकता है, तो फिर गुपकार अलायंस को बनाने का मकसद क्या? क्योंकि जिस समय गुपकार अलायंस बना था उस समय यह बताया गया था कि गुपकार अलायंस का सबसे पहला मकसद जम्मू कश्मीर की का जो स्पेशल स्टेटस है उसको रिस्टोर करवाना है, यह पहला मकसद था। लेकिन अब उमर अब्दुल्ला ने जब यह बात की है तो इसका मतलब यह है कि गुपकार अलायंस के जितने भी नेता हैं उनके आपस में तालमेल नहीं है, एक कोई बात करता है, दूसरी कोई बात करता है। और उमर अब्दुल्ला ने अगर यह साफ कर दिया कि आर्टिकल 370 केवल मात्र सुप्रीम कोर्ट से ही हमें मिल सकता है, तो फिर गुपकार अलायंस कौन सी लड़ाई लड़ेगा? चुनाव आपने एक साथ नहीं लड़ने, और एक बार जब जो चुनाव आप एक साथ लड़े भी उसका नतीजा यह निकला कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 90% सीटें जीती, केवल मात्र 10% सीटें गुपकार के बाकी साथियों को एक साथ मिल गई। तो यह भी साबित हो गया कि गुपकार अलायंस में सबसे बड़ा और ताकतवर दल नेशनल कॉन्फ्रेंस है, बाकी छोटे छोटे दल हैं। पीडीपी एक बड़ा दल था, लेकिन अब पीडीपी से चूंकि बहुत बड़ी तादाद में नेता निकलकर अपनी पार्टी, कांग्रेस और गुलाम नबी आजाद की पार्टी और कई और पार्टियों में जा चुके हैं, तो इसलिए अब पीडीपी उतनी बड़ी ताकत नहीं रही जितनी बड़ी ताकत पीडीपी किसी समय में हुआ करती थी, जो इस समय पर कागज पर नजर आ रहा है। ग्राउंड पर स्थिति क्या है वो तो जब चुनाव होंगे तब पता चलेगा। लेकिन अगर एक बात बड़ी अहम है, अगर ना तो आपको पार्लियामेंट से कोई उम्मीद, ना तो आपको किसी और प्लेटफॉर्म से कोई उम्मीद केवल मात्र सुप्रीम कोर्ट से बंधी है, तो आपने गुपकार अलायंस किया क्यों? अब गुपकार अलायंस को लेकर एक और बड़ा सवाल आम जनमानस ये पूछता है कि गुपकार अलायंस के अलायंस में होने के बावजूद अर्ली हियरिंग की पिटीशन जो सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी उसका नतीजा अभी तक कोई नहीं निकला। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक इस आर्टिकल 370 के मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को वहां पर चैलेंज किया गया है। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को जो चैलेंज किया गया है उस मामले में अभी तक सुनवाई होना शुरू नहीं हुई है। यानी मतलब यह कि गुपकार अलायंस होकर कर क्या रहा है? गुपकार अलायंस में एक साथ इतने सारे, यानी सीपीआईएम के लोग, अब शिवसेना भी गुपकार अलायंस के साथ, आपने देखा कि शिवसेना गुपकार अलायंस के प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई, सुनील डिंपल गुपकार अलायंस के प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए, अन्य कई और पॉलिटिकल पार्टीज गुपकार अलायंस के प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई। अब ये गुपकार अलायंस को ज्वाइन कर रही है या ये गुपकार अलायंस को बाहर से समर्थन देगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। और अगर ये बाहर से गुपकार अलायंस को समर्थन दे रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि जो 370 हटाया गया है, क्या ये 370 के हटाने के खिलाफ हैं? क्या अब इन तमाम लोगों का यह मानना है कि जो 370 हटा वो ठीक नहीं था, वो जम्मू कश्मीर के हित में नहीं था? और क्या अब गुपकार अलायंस का एजेंडा बदल गया है?
पहले एजेंडा 370 के ऊपर लड़ाई लड़ना था, क्या अब एजेंडा केवल मात्र स्टेटहुड को रिस्टोर करने तक का है? अगर एजेंडा केवल मात्र स्टेटहुड को रिस्टोर करने तक का है तो स्टेटहुड की रिस्टोरेशन की लड़ाई तो सभी लड़ रहे हैं। उसमें तो भारतीय जनता पार्टी भी कहती है कि हम भी चाहते हैं कि स्टेटहुड रिस्टोर होनी चाहिए जम्मू कश्मीर की। इसीलिए तभी मैंने यह सवाल पूछा कि गुपकार अलायंस आखिरकार बना किस लिए? मकसद जो अलायंस का था वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे गुपकार अलायंस के बनने का मकसद खत्म हो रहा है। 4 अगस्त 2019 गुपकार अलायंस की नींव डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर पर पड़ी। मुजफ्फर हुसैन बेग से लेकर सज्जाद लोन तक और सज्जाद लोन से लेकर महबूबा मुफ्ती और महबूबा मुफ्ती से लेकर शाह फैजल तक तमाम एक ही प्लेटफॉर्म पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ खड़े थे। और उस समय मांग यह थी कि हमारे स्पेशल स्टेटस के साथ अगर कोई छेड़छाड़ हुई इसको कतन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और महबूबा मुफ्ती ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर स्पेशल स्टेटस के साथ छेड़छाड़ हुई तो तिरंगे को कांधा देने वाला भी जम्मू कश्मीर में कोई नहीं मिलेगा। 4 अगस्त के बाद 5 अगस्त आया, जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। और उस बांटने के बाद 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के बाद जम्मू कश्मीर को एक लंबे वक्त तक ये सारे नेता जो है जेलों में रहे, बाहर आए। गुपकार अलायंस की लंबे वक्त तक मीटिंग नहीं हुई। फिर जब मीटिंग हुई तो सज्जाद गनी लोन थे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला थे, मोहम्मद यूसुफ तारगामी थे, जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट का भी एक नुमाइंदा था, शाह फैसल नहीं थे, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की महबूबा मुफ्ती थी, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुजफ्फर शाह थे और कुछ और नेता थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, डीडीसी के चुनाव हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डीडीसी के चुनाव में सज्जाद गनी लोन के मुताबिक उनकी पीठ में छुरा घोंपा। उस छुरे के घोंपने के बाद पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने गुपकार छोड़ दी। पीपल्स कॉन्फ्रेंस में जब गुपकार छोड़ी तो उसके बाद अब गुपकार में उसके बाद पीपल्स मूवमेंट ने भी गुपकार को छोड़ दिया। अब गुपकार केवल मात्र पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट है। और बाकी तमाम दल, चाहे कांग्रेस से लेकर शिवसेना से लेकर बाकी अन्य तमाम दल जो हैं किसी इस प्लेटफॉर्म पर जाते तो जरूर हैं, समर्थन तो करते जरूर हैं, लेकिन मुद्दों के ऊपर समर्थन करते नजर आते हैं, मगर जो गुपकार का एजेंडा है, एजेंडे को लेकर कोई बात नहीं होती। जम्मू में गुपकार ने एक मीटिंग की, गुपकार अलायंस की जो जम्मू में मीटिंग हुई उस मीटिंग में जम्मू संभाग के नेताओं ने भी पार्टिसिपेट किया, लेकिन किसी भी संभाग के नेता ने यह सवाल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से नहीं पूछा कि ठीक है 25 लाख वोटरों की लड़ाई हम लड़ेंगे, स्टेटहुड की लड़ाई हम लड़ेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब क्या आपने 370 के ऊपर आपने अपना स्टैंड बदल दिया है? क्या आपका भी जम्मू संभाग के नेताओं की तरह यह मानना है कि जो 370 को हटाया गया वो बिल्कुल ठीक किया गया, 35A को हटाया गया जो बिल्कुल ठीक किया गया, कि जम्मू कश्मीर का जो अपना झंडा था उसको हटाया गया वो ठीक हुआ है? क्या आप इन सभी बातों पर जम्मू संभाग के नेताओं के साथ सहमति रखते हैं? अगर सहमति नहीं रखते हैं तो जम्मू संभाग के नेताओं को, जम्मू संभाग के लोगों को ये एक्सप्लेन करना होगा कि आप जिस प्लेटफॉर्म पर गए आप किस मंशा से उस प्लेटफॉर्म पर गए थे। मंशा क्या थी प्लेटफॉर्म पर जाने की? क्या मंशा यह थी जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की मंशा कि 370 को रिस्टोर किया जाए, स्पेशल स्टेटस वापस दिया जाए, 35A वापस दिया जाए, हमारा संविधान हमको वापस दिया जाए, हमारा झंडा हमको वापस दिया जाए? क्या मंशा ये थी? ये सारे सवाल आम जनमानस के मन में हैं और आम जनमानस ये सवाल पूछ रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि आम जनमानस परेशान, आम जनमानस बढ़ती महंगाई से, अन्य कई और मुद्दों के कारण जम्मू संभाग में भी लोग परेशान हैं, कश्मीर संभाग में भी लोग परेशान हैं। लेकिन इसके बीच में गुपकार अलायंस जो बना, उस अलायंस के बनने के बाद जो उनका एजेंडा था, उस एजेंडे पर कितने लोग गुपकार अलायंस के आज भी टिके हुए हैं, ये आज बड़ा सवाल है। दूसरा, उमर अब्दुल्ला ने जो ये कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट से हमको उम्मीद और किसी से कोई उम्मीद नहीं, तो फिर गुपकार अलायंस कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? अगर गुपकार की उम्मीद केवल मात्र सुप्रीम कोर्ट से है तो क्या गुपकार अलायंस एक प्रेस नोट इशू करके ये एक्सप्लेन करेगा कि उन्होंने अभी तक सुप्रीम कोर्ट में कितनी कोशिशें की हैं आर्टिकल 370 को रिस्टोर करने के? आर्टिकल 370 का केस सुना जाए, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को लेकर जो केस किया गया उसकी सुनवाई के लिए उन्होंने कितनी कोशिशें की, क्या क्या कोशिशें की, उनकी कोशिशें विफल क्यों हो रही हैं? और आपने पिछले दिनों स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही सुना कि एक मामला जिस वक्त ये केस कोर्ट में गया तो पहला मामला यह था कि 5 मेंबर का बेंच इस कोर्ट केस को सुनेगा या 7 मेंबर का बेंच इस केस को सुनेगा, वो भी एक मामला बना। तो मतलब कहने का मेरा यह है कि अगर गुपकार अलायंस गंभीरता के साथ 370 के ऊपर वाकई विश्वास सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखता है
तो सुप्रीम कोर्ट में अभी तक पूरे अलायंस ने मिलकर क्या किया, वो व्हाइट पेपर कब गुपकार अलायंस इशू करेगा, और गुपकार अलायंस व्हाइट पेपर इशू करके कब यह बताएगा कि बने हुए लगभग अब 3 साल हो चुके हैं, इस 3 साल के कालखंड के बाद भी, इस 3 साल के कालखंड के बाद भी क्या गुपकार अलायंस के नेता ये बताएंगे कि 3 साल में गुपकार की अचीवमेंट्स क्या हैं, क्या किया 3 साल में गुपकार ने, कि कौन सी रिलीफ, कौन सा बेनिफिट ऐसा है जो गुपकार अलायंस दिल्ली से ले आई, लैंड को लेकर गुपकार ने क्या किया, बिजली पानी को लेकर क्या किया, सड़क को लेकर क्या किया, या और अन्य बड़े मुद्दे जो उनको लेकर गुपकार ने अभी तक क्या किया, क्या, यानी साफ तौर पर सवाल यह कि गुपकार अगर है तो है किस लिए, अगर है स्पेशल स्टेटस के लिए, तो फिर जम्मू संभाग के नेता गुपकार में क्या कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो समर्थन किया था 370 जब हटा था, इन्होंने तो खुशी मनाई थी कि 370 हट गया, और अगर 370 के ऊपर इनका समर्थन नहीं है तो फिर गुपकार का नया एजेंडा क्या है, और जिस एजेंडे पर ऑलरेडी गुपकार काम कर रही थी उस एजेंडे में कितनी कामयाबी गुपकार को मिली, इसको लेकर कोई व्हाइट पेपर गुपकार ने क्यों इशू नहीं किया। ये वो सारे सवाल हैं जो गुपकार अलायंस के नेताओं से पूछे जाने चाहिए, मगर अफसोस है कि गुपकार अलायंस के नेता सवालों से भागते नजर आते हैं, वही कोना ढूंढते हैं जिस कोने में उनकी मर्जी का सवाल पूछा जाए और वो अपनी मर्जी का जवाब दे दें। इसलिए दाएं बाएं जो गुपकार के नेता कभी कभी कहते हैं फलाना धमकाना गोदी मीडिया, फलाना गोदी मीडिया, सबको मीडिया गोद में ही अच्छा लगता है, यानी कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो गोद में मीडिया को नहीं चाहता, सब चाहते हैं कि मीडिया गोद में रहे, हमारे मन का सवाल पूछे, जो सवाल हमको अच्छा लगे वो सवाल हमसे पूछे। और इतिहास के पन्ने पलटिए तो सभी का इतिहास मीडिया को लेकर एक जैसा है। जो लोग आज मीडिया को लेकर बड़े परेशान हैं कि मीडिया गोदी मीडिया हो गया है, उनके अपने कालखंड में उन लोगों ने अखबारों के दफ्तरों की बिजलियां काट दी, अखबारों के दफ्तरों की एडवर्टीजमेंट्स बंद कर दी, अखबारों के दफ्तरों की डीएवीपी एडवर्टीजमेंट्स बंद करवाई, ये उनके कालखंड में हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं, एक अखबार ने किसी की शान में गुस्ताखी क्या की, एडिटर को गिरफ्तार करने के आदेश दे दिए गए, 2 दिन तक अखबार के दफ्तर पर ताला जड़ा रहा। उनके कालखंड में एक अखबार के दफ्तर की बिल्डिंग जो है ध्वस्त कर दी गई। ये सब कुछ भी इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है, ये सब कुछ भी इतिहास के पन्नों में छुपा हुआ है, ढका हुआ है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके कालखंड में यह भी हुआ कि जो अखबार उनकी प्रशंसा करे उस अखबार को एडवर्टीजमेंट की भरमार, और जो अखबार उनकी प्रशंसा न करे, उनकी फोटो फ्रंट पेज पे न लगाए, उस अखबार को एडवर्टीजमेंट कम और कम और कम। क्रिटिसिज्म किसी भी नेता ने बर्दाश्त नहीं किया। क्रिटिसिज्म को लेकर सभी नेताओं का एटीट्यूड, टेम्परामेंट एक जैसा रहा। आज के कालखंड को लेकर जो लोग दुखी हैं वो अगर इतिहास के पन्नों पर नजर दौड़ाएंगे तो उनको नजर आएगा कि जो कुछ आज हो रहा है ये इतिहास में सब कुछ हो चुका है। इसलिए सवाल लेना जरूरी है, सवाल लीजिए ताकि लोगों को आपका जवाब पता चले।